नमस्कार विद्यार्थियों, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, आपको बता देता हूँ। जो आपकी लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो 103 पद पे जो चर्चा चल रही थी, उसमें अब कल एक मैसेज मिला है कि पद बढ़कर 970 प्लस पद उसमें और ऐड हो रहे हैं। अर्थात अब आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी हो जाएगी 1073 पद। बहुत शानदार मौका मिलने वाला, आपको स्वर्णिम मौका मिलने वाला है। बहुत अच्छे पद आने वाले हैं, जैसे कि संभावना जताई जा रही थी। आरएसएसपी अध्यक्ष आलोक राज भी लगातार कह रहे थे कि 1000 पद के आसपास की वैकेंसी होगी, तो ये वैकेंसी अब आपके 1000 प्लस हो गई है। तो अब आपको पद संबंधी तो दिमाग में रखना ही नहीं चाहिए कि कितने आएंगे क्या आएंगे, लगभग 1000 पद के आसपास वैकेंसी आ रही है। दूसरी चीज, मैंने आपको बोला था शुरू में ही, जो भूगोल विषय का आपके पाठ्यक्रम है वो अपन एनसीईआरटी बेस पे ही पढ़ेंगे। आपको केवल एनसीईआरटी की 4 बुकें लानी है। अगर सिलेबस में अतिरिक्त कोई कंटेंट है आरबीएसई का तो वो मैं आपके ऐड करता रहूंगा, ठीक है। तो क्लासें अपनी हुई है, 5 टॉपिक अपन ने लगभग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कर लिए हैं, और 5 टॉपिक तक के जो क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने करवा दिए हैं। ओल्ड क्वेश्चन, जो ओल्ड पेपर था, क्वेश्चन पेपर जो लास्ट 2022 का था लेब असिस्टेंट ज्योग्राफी का, वो भी अपना हो गया है, ठीक है। तो ये सामान्य सी बातें आप विशेष तौर से ध्यान रख के, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर ली होगी, ठीक है। फिर एक विशेष बात, चैनल को अगर अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और हर उस विद्यार्थी तक शेयर करें जो वास्तव में ज्योग्राफी से अच्छी तैयारी करना चाह रहा है। विद्यार्थियों, पूर्ण रूप से कोर्स निःशुल्क है। आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल, बहुत सारे ऐप कोर्सेज पेड कोर्स पे पैसे ले रहे हैं। मैंने जहां तक सर्च मारा, यूट्यूब पे आपको इतना शानदार कंटेंट बहुत कम लोगों के द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। मैं जो दे रहा हूँ वो पूर्ण रूप से निःशुल्क दे रहा हूँ, लोग आपसे बहुत अधिक पैसे ले रहे हैं। लैब असिस्टेंट जो सिलेबस है 11-12 के एनसीईआरटी बुक है भूगोल में, उसके भी आपके कोई 2000 लेके बैठा है, कोई 3000 रुपये लेके बैठा है, कोई 900 रुपये लेके बैठा है। तो ये सब आपको करना ही नहीं, आपको तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, रिदम बनाए रखें और आप अच्छे से अपनी एनसीईआरटी की बुक्स ले और उसमें से साथ साथ में पढ़ते रहे। आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। भूगोल विषय का पूरी जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दें, उसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज एक मैं टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने, जिसपे अपन चर्चा करेंगे अभी। तो वापस एक बार बता दूं, पद आपके 970 अभी और ऐड होंगे। 103 की पहले आ चुकी है, तो लगभग 1073 पदों पे आपकी विज्ञप्ति होगी, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है सभी के लिए, और सिलेबस पूर्ण रूप से निःशुल्क चलेगा ये, तो इसको आप अच्छे से साथ साथ में जो भी आपने रिदम बनाया उस वे में चलते रहे। हाँ, 3-4 2 रोज की अपनी छुट्टियां हो गई थी, अब प्रयास करेंगे कंटिन्यू क्लास आप तक पहुंचती रहेगी, ठीक है। तो अब आज टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भू आकृतिक प्रक्रियाएं। भू आकृतिक प्रक्रिया, ठीक है। देखिए, भू आकृतिक प्रक्रिया क्या है। स्थल मंडल में आप कह सकते हो भू आकृतिक प्रक्रिया स्थल स्वरूप है, जो पर्वत है, पठार है, मैदान है, झीलें हैं, ये जो स्थल विन्यास है, स्थल विन्यास या स्थल स्वरूप के ऊपर अंतर्जात बलों के द्वारा, भूगर्भिक बलों के द्वारा या बहिर्जात बलों के द्वारा हर समय कुछ ना कुछ परिवर्तन किया जाता है। हर समय कुछ ना कुछ परिवर्तन किया जाता है। ये परिवर्तन जो क्रिया है वो क्रिया ही क्या कहलाती है, आपकी भू आकृतिक प्रक्रिया, ठीक है। तो इसका मोटा मोटा खाका मैं आपके सामने बना देता हूं। ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कोई विशेष बल के साथ में कार्य करती है। भू आकृतिक प्रक्रिया जो है वो आपके क्या है, कोई विशेष बल के साथ क्या करती है, क्रिया करती है। इसके लिए जो विशेष बल लगता है इन प्रक्रियाओं के लिए, वो बल 2 प्रकार का है। एक तो है अंतर्जात बल। कौन सा बल है, अंतर्जात बल। दूसरा बल कौन सा है, बहिर्जात बल। दूसरा बल कौन सा है, बहिर्जात बल।
फिर देखेंगे अंतर्जात बल के अंदर क्या होता है, दो स्वरूप होता है। पहला होता है पटल विरूपणी बल, पटल विरूपणी बल। दूसरा होता है आकस्मिक बल, आकस्मिक बल। ठीक है। अब इधर बहिर्जात बल में क्या होता है, अनाच्छादन, अनाच्छादन डेनुलेशन। अनाच्छादन में क्या होता है, अपक्षय, अपर्दन और वृत्त संचलन, वृत्त संचलन, अपक्षय, अपर्दन और वृत्त संचलन, मास मूवमेंट। ठीक है, ये बहिर्जात बल में होता है। अंतर्जात बल के अंदर क्या होता है, पटल विरूपणी बल और आकस्मिक बल। पटल विरूपणी बल के फिर दो भाग किए जाते हैं। पहला है महादेशज बल, महादेशज बल या महादेशज प्रक्रिया, और पर्वत निर्माणकारी बल, पर्वत निर्माणकारी बल, पर्वत निर्माणकारी बल। ठीक है। आकस्मिक बल में कौन सी, आकस्मिक बल से प्रक्रिया से कौन सी क्रिया होती है, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, और आपका हो जाएगा भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन, भूस्खलन। ठीक है। एक बार आप ये खाका देखें, वापस एक एक को डिफाइन करेंगे अपन, आराम से इसको थोड़ा देख लें। फिर देखेंगे अपन पर्वत निर्माणकारी या महादेशज बल प्रक्रिया भी अब आगे और स्वरूपों में बढ़ती है। जैसे अगर आप बात करेंगे महादेशज बल, ये भी वापस कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ये भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है अधोमुखी और दूसरा होता है ऊपरी मुखी, अधोमुखी और ऊपरी मुखी। महादेशज बल, पर्वत निर्माणकारी, महादेशज बल ऊपरी मुखी और अधोमुखी। एक मिनट उल्टा लिख रहे हैं अपन, ऊपरी मुखी और अधोमुखी, ऊपरी मुखी और अधोमुखी। ठीक है। ऊपरी मुखी बल में वापस दो टाइप होते हैं, एक होता है उत्थान, एक होता है उमज्जन। अधोमुखी में दो होता है, एक होता है अवतलन और दूसरा होता है निमज्जन। एक एक को वापस अपन समझेंगे। पर्वत निर्माणकारी बल भी दो तरह में ये प्रक्रिया चलती है। एक में होता है महादेशज पर्वत निर्माणकारी बल, ऊपरी मुखी, अधोमुखी। अब पर्वत निर्माणकारी बल में दो प्रकार के बल लगते हैं, एक होता है तनाव और एक होता है संपीड़न। तनाव से क्या बनता है, दरार, चटकन और भ्रंश। संपीड़न से क्या बनता है, वलन और समवलन। ठीक है। अब देखें, आप एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा, भू आकृतिक प्रक्रियाएं। टॉपिक क्या है अपना, भू आकृतिक प्रक्रियाएं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं क्या है, पृथ्वी पर जितने भी भू स्वरूप है, पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, झरने, सारे के सारे, इन भू स्वरूपों में आंतरिक बल और बाह्य बलों के फलस्वरूप जो परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वही अंतर्जात, वही प्रक्रिया क्या है, भू आकृतिक प्रक्रिया है। अब ये भू आकृतिक प्रक्रिया दो रूपों में चलती है, एक तो धीरे धीरे परिवर्तन होता है और एक आकस्मिक परिवर्तन होता है। धीरे धीरे जो परिवर्तन होता है वो होता है पटल विरूपणी परिवर्तन, पटल विरूपणी बल के द्वारा, और आकस्मिक होता है वो आकस्मिक बल के द्वारा होता है। अब ये जो परिवर्तन होता है, उन परिवर्तन के पीछे दो बल लगते हैं, एक लगता है अंतर्जात बल, दूसरा लगता है बहिर्जात बल। अंतर्जात बल वो है जो भूगर्भ के अंदर लगता है, बहिर्जात बल वो है जो भूगर्भ के बाहर लगता है। यहां थोड़ा ध्यान देंगे, अंतर्जात बल के लिए शक्ति कहां से मिलती है अगर चर्चा करें तो अंतर्जात बल में रेडियो
एक्टिव पदार्थ या रेडियो एक्टिव तरंगे, रेडियो एक्टिव तरंगों से इसको फोर्स को ताकत मिलती है अंतर्जात बलों को। रेडियो एक्टिव बल के द्वारा, रेडियो एक्टिव तरंगों के द्वारा ये बल कार्य करता है भूगर्भ के अंदर, ठीक है। बहिर्जात बल है, ये ऊर्जा ग्रहण करता है सूर्य से, सूर्य तप से, इंसोलेशन से, ठीक है। तो बहिर्जात बल किससे प्रक्रियाधीन है? सूर्य से। अंतर्जात बल किससे चलता है? रेडियो एक्टिव तरंगों से, ठीक है। पहली बात क्लियर होगी। वापस देखना, भूआकृतिक प्रक्रिया क्या है? भूपटल पर जो स्वरूप है, स्वरूप कौन कौन से हैं? इसके लिए मैं आपको एक जानकारी दे दूं। 1919 के अंदर सैलिसबरी महोदय ने स्वरूपों का वर्गीकरण किया था। प्राथमिक स्वरूप बताए थे महाद्वीप और महासागर, महाद्वीप और महासागर। द्वितीय स्वरूप बताए थे पठार, मैदान और झीलें, ठीक है। तृतीय स्वरूप बताए थे घाटी, ब्रंश घाटी है ना, ब्रंश घाटी, यू आकार की घाटी कह दो, वी आकार की घाटियां कह दो, कगार है, ठीक है। ये सारे के सारे ब्रंश घाटी, कगार, घाटियों के विभिन्न प्रकार है, बहुत सारे। तो आपको केवल यही ध्यान रखना, प्राथमिक स्वरूप कौन से? महाद्वीप और महासागर। द्वितीय भू स्वरूप कौन से? पर्वत, पठार, मैदान और झीलें। तृतीय स्वरूप कौन से? घाटी, कगार, है ना, सार्क है। फिर आपके दो इनसे बन रहे स्वरूप नदियों से, हिमालयों से, वायु से, ये सारे के सारे ये जो तृतीय स्वरूप में आएगी, सारे के सारे छोटे छोटे स्थल रूप। तो यहाँ पे क्या है? भूआकृतिक प्रक्रिया। प्राथमिक जो स्वरूप है, उन प्राथमिक स्वरूपों पे आंतरिक और बाह्य बलों के द्वारा परिवर्तन होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? भूआकृतिक प्रक्रिया। इस बल, ये जो बल है वो दो तरह का है, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल को ऊर्जा कहां से मिलती है? रेडियो एक्टिव तरंगों से। बहिर्जात बल को ऊर्जा कहां से मिलती है? सूर्य से, ठीक है। फिर अंतर्जात बल में क्या है? दो तरह के बल है इसमें भी, एक तो पटल विरूपणी बल और दूसरा है आकस्मिक बल। आकस्मिक बल वो है जो तुरंत परिवर्तित होता है, तुरंत घटित हो जाता है। जैसे भूकंप अचानक आता है, ज्वालामुखी विस्फोट होती है, वो भी अचानक ही होती है। फिर भूस्खलन, ये भी अचानक होता है। हालांकि थोड़ा सा हल्का सा टाइम लगता है, पर ऐसा नहीं है कि पहले क्या क्या आएगा कि भूकंप आने से पहले पता लग जाए भूकंप आने वाला है, ठीक है। तो ये सडनली घटित होने वाली घटना है, उन्हें बोल दिया भूस्खलन। भूस्खलन है, भूकंप है, ज्वालामुखी, इनको बोल दिया आकस्मिक बल के द्वारा घटित प्रक्रिया है। और ये जो प्रक्रिया है वो है पटल विरूपणी बल, पटल विरूपणी, है ना। अब इसमें क्या होता है? इसमें दो तरह के विरूपण होते हैं। एक तो इसमें होता है लंबवत परिवर्तन, है ना, भू स्वरूपों में लंबवत परिवर्तन, और एक होता है क्षैतिज परिवर्तन, लंबवत और क्षैतिज परिवर्तन। ये जो परिवर्तन है वो तो है लंबवत परिवर्तन, है ना, और ये जो परिवर्तन है वो है क्षैतिज परिवर्तन। लंबवत परिवर्तन और क्षैतिज परिवर्तन, ठीक है। अब महादेशज लंबवत परिवर्तन है, पर्वत निर्माणकारी है, क्षैतिज परिवर्तन। लंबवत और क्षैतिज में समझ रहे होंगे, लंबवत है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज क्या है? क्षैतिज है आपका धरातल के समानांतर, भूगर्भ के अंदर। तो लंबवत और क्षैतिज, ये दो रूपों में परिवर्तन होता है। लंबवत में भी देखो वापस दो भाग किए, पहला है ऊपरी मुखी परिवर्तन और दूसरा है अधोमुखी परिवर्तन। ऊपरी मुखी और अधोमुखी परिवर्तन, इसमें आप ध्यान देंगे जो ऊपरी मुखी परिवर्तन है, ये परिवर्तन क्या करेगा? ऊपरी मुखी परिवर्तन में कोई भाग ऊपर उठेगा, जैसे उत्थान। ये किसका उत्थान होगा? स्थल का अपने निकटवर्ती सतह से ऊपर उठना उत्थान कहलाएगा, है ना। बल कौन सा लगेगा? ऊपरी मुखी बल। उत्थान किसका? उत्थान स्थल का, स्थल का अपने निकटवर्ती सतह से ऊपर उठना क्या कहलाएगा? उत्थान। केवल परिभाषा बता रहा हूं मैं, टॉपिक लंबा है, इसको अपन दो पार्ट में करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो महादेशज बल में क्या आएगा? पहला ऊपरी मुखी बल, दूसरा आएगा अधोमुखी बल। ऊपरी मुखी बल में क्या है? पहला उत्थान और दूसरा क्या है? उमजन। उत्थान तो स्थल का अपने निकटवर्ती सतह से ऊपर उठना। बहुत सारे ऐसे स्वरूप होते हैं, स्थल धीरे धीरे उठता है, हालांकि अपने पहले देखा पटल विरूपणी बल है वो धीरे धीरे चलता है, मंद गति से, इसको प्रत्यक्ष रूप से आप देख नहीं सकते। ये आकस्मिक है, ये सडनली परिवर्तन होता है।
ठीक है, भूकंप ज्वालामुखी उत्कलन द्वारा। तो धीरे धीरे परिवर्तन होता है, उसमें पहला ऊपरी मुखी होता है, दूसरा अधोमुखी होता है। ऊपरी मुखी होता है उसमें उत्थान होता है, उत्थान का अर्थ है सतह का अपने निकटवर्ती सतह से ऊपर उठ जाना। फिर आता है दूसरा उमजन। उमजन क्या है? उमजन है समुद्र तल का अपने निकटवर्ती तल से ऊपर उठना, क्या कहलाएगा? उमजन कहलाएगा। ठीक इसके विपरीत है अधोमुखी बल। अधोमुखी बल प्रक्रिया क्या करता है? अवतलन करता है। अवतलन किसका होगा? स्थल का। अवतलन की क्या परिभाषा है? स्थल के किसी ऐसे सतह का या स्थल के किसी ऐसे भाग का जो अपने निकटवर्ती भाग से नीचे चला जाए या नीचे धंस जाए, तो वो कहलाएगा अवतलन। उत्थान तो क्या था? निकटवर्ती सतह से स्थल का ऊपर उठना उत्थान, और निकटवर्ती सतह से स्थल का नीचे धंसना क्या कहलाएगा? अवतलन। ठीक है, अवतलन समझ में आ गया होगा। फिर उमजन क्या है? उमजन है समुद्री सतह का अपने निकटवर्ती सतह से ऊपर उठना, उमजन। और समुद्री सतह का अपने निकटवर्ती सतह से नीचे धंसना क्या कहलाएगा? निमज्जन। तो ये चारों परिभाषा आपके स्पष्ट हो जानी चाहिए। अधोमुखी और ऊपरीमुखी। ऊपरीमुखी में उत्थान उमजन, उत्थान स्थल का, उमजन समुद्र तल का। अधोमुखी में अवतलन स्थल का और निमज्जन समुद्र तल का। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। फिर पर्वत निर्माणकारी बल है वो क्षैतिज रूप में कार्य करता है। इसमें दो तरह के बल लगते हैं, एक तनाव, दूसरा संपीड़न। तनाव आता है चट्टानों में या किसी प्लेट में, तो तनाव के फलस्वरूप तनाव आएगा, एक दूसरे से चट्टाने दूर जाएगी, स्ट्रेस से दूर जाएगी। तो उसमें क्या आएगा? सबसे पहले तो चटकन आएगी, फिर दरार आएगी। दरार आती उन दोनों के बीच में गैप आ जाएगा। फिर चटकन और दरार, दरार के बाद दरार, चटकने देखी होगी आपने दीवारों पे, मकानों में कहीं न कहीं चटकन आती रहती है, हालांकि उसे अपन दरार बोलते हैं, दरार नहीं है वो, क्या है? चटकन है, ये वाली चटकन। चटकन में क्या होता है? दीवारों पे हल्की सी लाइन दिखती है, आई हुई है, अपन उसको दरार बोलते हैं। दरार में दोनों के बीच में जगह मिलेगी, और दरार आने के बाद उन स्थल स्वरूप में कुछ नया परिवर्तन होगा, नया स्थल स्वरूप बनेगा, उस स्वरूप को बोला जाता है भ्रंश, है ना। तो चटकन, दरार, चटकन दोनों एक दूसरे के विपरीत, तनाव, फिर आता दरार, और फिर जो ऊपर नीचे हुआ, जो भी हुआ उसमें जो स्वरूप बना, उस स्वरूप को बोला गया भ्रंश। ठीक है, तो भ्रंश है। भ्रंश के वापस प्रकार है, सामान्य भ्रंश है, व्युत्क्रम भ्रंश है, पार्श्व भ्रंश है, और आपका पार्श्व भ्रंश और सोपानी भ्रंश है। ये चार तरह के भ्रंश है। ठीक है, तो भ्रंश आपको नहीं देखना, आपको केवल ये देखना तनाव से भ्रंश का निर्माण होता है। दूसरा है संपीड़न। संपीड़न के फलस्वरूप क्या होता है? संपीड़न से क्या होता है कि एक तो कुछ क्षेत्रों में संपीड़न होता है, छोटे से क्षेत्रों में, तो उसमें कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, कुछ भाग नीचे धंस जाता है, तो उसमें वलन बनता है ना, मोड़ स्वरूप में। इस तरह से वलन बनता है, ये वलन। तो ये वलन है, ऊपर उठा भाग और ये नीचे धंसा भाग, ये वलन का स्वरूप है। तो छोटे क्षेत्र में हुआ तो उसे वलन बोल दिया, बहुत बड़े क्षेत्र में हुआ तो उसे बोल दिया समवलन। उसे क्या बोल दिया? समवलन, है ना। पर्वत निर्माणकारी बल से संपीड़न की क्रिया के फलस्वरूप वलन छोटे क्षेत्रों में और समवलन बड़े क्षेत्रों में बनते हैं। ठीक है, अब वलन के भी वापस प्रकार है ना, सम्मित, असम्मित, एकनत, समनत, है ना, शयान वलन आपने नाम सुने होंगे। तो ये साधारण से अंगुलियाकार वलन है ना, खुला वलन है, बंद वलन है, समविनति वलन है, सम अपनति वलन है। तो ये सारे प्रकार आपको नहीं देखना, आपको केवल यही ध्यान रखना है, भ्रंश का निर्माण तनाव से होता है और वलन का निर्माण संपीड़न से होता है। तनाव और संपीड़न दोनों पर्वत निर्माणकारी बल से निर्मित होते हैं। और महादेशज बल से निर्मित कौन होते हैं? किसी भाग का ऊपर उठ जाना या किसी भाग का नीचे धंस जाना, या सागर सतह का ऊपर उठना या सागर सतह का नीचे धंसना। तो ये जो प्रक्रिया है वो तो होती है महादेशज, है ना। पटल विरूपणी बल आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये इपिरोजेनेसिस है, ये ओरोजेनेसिस है। अब आकस्मिक बल भी आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो विद्यार्थियों, बात आती है अंतर्जात बल की। अंतर्जात बल में पहला है आपके डेनुडेशन। पहला क्या है? अनाच्छादन। अनाच्छादन क्या है? इन एक एक शब्दों को अपन वापस देखते हैं। अनाच्छादन, ठीक है, अनाच्छादन में क्या क्या आता है, नेक्स्ट स्लाइड में अपन लेते हैं अनाच्छादन को। अनाच्छादन, ठीक है, देखिए अनाच्छादन की प्रक्रिया में क्या आता है, अपक्ष, अपर्दन, और तीसरा आता है वृत्त संचलन।
वृत्त संचलन। ठीक है, अपक्षय, अपरदन और वृत्त संचलन। अनाच्छादन का अगर अर्थ देखोगे तो आवरण हटाना, डेनुडेशन है ये, डेनुडेशन। डेनुडेशन को क्या बोलेंगे? आवरण हटाना या फिर निवर्तन। निवर्तन। अच्छा, एक चीज इसको बताने से पहले वापस बताता हूं कि अंतर्जात बल है, अंतर्जात बल क्या करते हैं? स्थल स्वरूपों का निर्माण करते हैं। सारे के सारे अंतर्जात बल, ये सारे के सारे महादेशज और पटल विरूपण, है ना। ये जो डायस्ट्रोफिज्म बल है, पटल विरूपणी बल या आकस्मिक कह सकते हो, सडनली, इन फोर्सेस से क्या होता है? विभिन्न स्थल विन्यास या भू स्वरूपों का निर्माण होता है आंतरिक बलों से। ठीक है, बाह्य बल क्या करता है? ये जो भू स्वरूपों का निर्माण है इनको समतल करता है। जैसे भू स्वरूप का निर्माण बन गया, कोई भाग ऊपर उठ गया, कोई भाग नीचे धंस गया, ये तो किससे हुआ? अंतर्जात बल से। ठीक है, और बहिर्जात बल क्या करेगा? इन ऊपर उठे भागों को धीरे धीरे समाप्त करके इस नीचे जो धसा हुआ भाग है इसमें डालता रहेगा, और एक समय आएगा ऊपर भाग उठा हुआ भाग और नीचे धसा हुआ भाग क्या हो जाएगा? समतल हो जाएगा। तो इन्हें समता मूलक या समस्थापन मूलक बल भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करता है? स्वरूप को समतल करता है। तो दोनों में मुख्य अंतर वापस सुनना। अंतर्जात बल क्या करता है? पटल विरूपण। अंतर्जात बल क्या करता है? विभिन्न प्रकार के स्वरूपों का निर्माण करता है, पहली बात। दूसरी बात, बहिर्जात बल क्या करता है? इन बलों में जो भी अंतर्जात बलों ने जो जिस स्वरूप का निर्माण किया है उसके ऊपर विभिन्न प्रकार की बहिर्जात बल क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के फलस्वरूप उसको मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं, और भू सतह को क्या कर देते हैं? समतल कर देते हैं। ठीक है, मुख्य अंतर ये है। तो अब अपन बहिर्जात बल पढ़ रहे हैं। अंतर्जात बल में दो टाइप है, पटल विरूपणी और आकस्मिक। पटल विरूपणी धीरे धीरे मंद गति से होता है, प्रत्यक्ष देख नहीं सकते। आकस्मिक सडनली हो जाता है, भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। पटल विरूपणी में वापस है महादेशज बल है ना, इपिरोजेनेसिस और ओरोजेनेसिस, महादेशज और पर्वत निर्माणकारी। महादेशज में फिर समुद्र या स्थल का अपने स्थान से ऊपर उठना, उत्थान या उमजन, और स्थल और समुद्र का अपने स्थान से नीचे धंसना, अवतरण या निमज्जन। ठीक है, फिर पर्वत निर्माणकारी बल में तनाव लगता है और संपीड़न लगता है। तनाव एक दूसरे से दूर जाएगा तो चटकन आएगी, फिर दरार आएगी, फिर भ्रंश का निर्माण होगा। संपीड़न, आमने सामने होगी प्लेटें, तो संपीड़न के फलस्वरूप क्या होगा? वलन बनेगा। छोटे क्षेत्रों में है तो वलन, और बहुत बड़े क्षेत्रों में है तो क्या बनेगा? आपका समवलन। ठीक है, ये अंतर्जात बल तो क्या करते हैं? स्वरूपों का निर्माण करते हैं, है ना। यहाँ पे नोट डाल देता हूं मैं आपके, ये क्या करते हैं? स्वरूपों का निर्माण करते हैं, स्वरूपों का निर्माण। और बहिर्जात बल क्या करते हैं? बहिर्जात बल में जैसे अपक्षय, अपरदन, वृत्त संचलन जो भी है, अभी पढ़ेंगे इसको। बहिर्जात बल क्या करते हैं? स्वरूपों को क्या करते हैं? समाप्त करते हैं, स्वरूपों को समतल करते हैं। ये क्या करते हैं? बहिर्जात बल स्वरूपों को समतल करते हैं। ठीक है, समतल। अब देखें, इस पे वापस आए, अब अपन देखते हैं बहिर्जात। बहिर्जात बल में सबसे पहले है डेनुडेशन, अनाच्छादन। अनाच्छादन का अर्थ है सतह के ऊपर से आवरण का हटाना, आवरण का हटाना या निवर्तन। ठीक है, अब वो आवरण हटाता कौन कौन है? आवरण किसका हटेगा? भूपटल का, भू स्वरूप का, जो भी है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, झीलें, झरने, जो भी है। अब आवरण कैसे हटेगा? पहला हटेगा अपक्षय से, है ना। दूसरा हटेगा अपक्षय वेदरिंग, दूसरा हटेगा अपरदन, इरोजेशन, तीसरा हटेगा वृत्त संचलन, मास मूवमेंट। ठीक है, तो जो डेनुडेशन है, ये जो आवरण हटता है या निवर्तन होता है किसी भी स्वरूप का, उसके पीछे तीन मुख्य कारण होते हैं। ठीक है, तीन मुख्य कारण नहीं, तीन प्रकार से, तीन प्रक्रियाओं से हटता है। सबसे पहला अपक्षय, दूसरा है अपरदन, और तीसरा है वृत्त संचलन। अपक्षय क्या है? देखो, अपक्षय किसी भी भू स्वरूप का अपने स्थान पर टूटना फूटना, किसी भी भू स्वरूप का अपने स्थान पर टूटना फूटना क्या कहलाएगा? अपक्षय कहलाएगा। ठीक है, किसी भी भू स्वरूप का अपने स्थान पर टूटना फूटना क्या कहलाएगा? अपक्षय कहलाएगा। अर्थात अपक्षय स्थितिक क्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? स्थितिक प्रक्रिया है। ठीक है, फिर अपरदन, अब टूटे फूटे मलबे का उस स्थान से गतिशील होना क्या कहलाएगा? अपरदन। अर्थात अपरदन कैसी है?
गतिशील क्रिया है। वापस देखो, जैसे मान लो ये कोई पर्वत है, ये क्या है, पर्वत है कोई, इस पर्वत पे लगातार बारिश हुई, लगातार क्या हुई, बारिश हुई, बारिश हुई, सूर्य का ताप भी आया, है ना, हवा भी टकराई, तो क्या हुआ, पर्वत का ये भाग यहां से टूट गया, टूट गया, तो ये भाग धीरे धीरे अब टूट गया, इस स्थान पे ये जो भाग टूटा, ये प्रक्रिया क्या कहलाई, ये कहलाई स्थैतिक प्रक्रिया, अपक्ष है। किसी स्वरूप का अपने स्थान पर टूटना फूटना क्या कहलाएगा, अपक्ष है। बहुत सिंपल भाषा में, अपक्ष क्या है, रेनुडेशन प्रोसेस क्या है, किसी स्थान पे स्थल स्वरूप का अपने स्थान पर ही टूटना फूटना क्या कहलाएगा, अपक्ष है। अब ये टूटा हुआ मलबा जल के सहारे या वायु के सहारे या हिमानी के सहारे, ये अपने स्थान से गतिशील होगा, आगे जाएगा, ढाल के सहारे सहारे आगे जाएगा, है ना, वायु ले जाएगी या पौने ले जाएगी या हिमानी ले जाएगी। वायु पौने तो एक ही हो गई, वायु है या बहता हुआ जल है या फिर हिमानी है, ये क्या करेगी, इसको यहाँ से आगे ले जाएगी, आगे ले जाएगी, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अपर्दन, अर्थात गति हुई, गति हुई तो क्या बन गया, गतिशील। ये अपर्दन होता रहेगा। अपर्दन कहां तक होता रहेगा, जहां तक ढाल है, जो ढाल समाप्त हुआ तो ये मलबा वहां जाके क्या हो जाएगा, जम जाएगा, ये मलबा वहां जाके क्या हो जाएगा, जम जाएगा, और जमेगा तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा, निक्षेपण, डिपोजिशन, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा, डिपोजिशन। ठीक है, तो वापस सुनना, अपक्ष है किसी स्थल स्वरूप का अपने स्थान पर टूटना फूटना अपक्ष है। अपक्षी मलबे का विभिन्न कारकों के माध्यम से गतिशील होना क्या कहलाएगा, अपर्दन, अर्थात अपर्दन क्या है, गतिशील प्रक्रिया है। ये जब तक अपर्दन होता रहेगा तब तक इस पे बाह्य कारक काम कर रहे हैं, और ढाल है, जो ढाल शून्य हुआ वहां पे बाह्य कारक काम करना भी बंद कर देंगे, और ढाल शून्य होते ही उसका क्या हो जाएगा, निक्षेपण हो जाएगा, और निक्षेपण होते ही, निक्षेपण का अर्थ मलबे का जमाव, वो मलबा वहीं पे जम जाएगा, उसका डिपोजिशन हो जाएगा। एक यहाँ पे लिखा हो वृत्त संचलन, मास मूवमेंट, ये देखो वृत्त संचलन गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे, गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे, गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे ढाल, गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे ऊपर से मलबा नीचे जाता है। देखो यहां तो क्या था, यहाँ पे मलबा ऊपर से नीचे गया जल के द्वारा, है ना, पवनों के द्वारा, हिमानी के द्वारा, पर यहाँ पवने जल हिमानी कुछ भी नहीं है, फिर भी किसी स्वरूप का ऊपरी भाग का टूटकर गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ, ग्रेविटी फोर्स के साथ साथ वो मलबा ऊपर से नीचे की ओर बह रहा है, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा वृत्त संचलन, उसे क्या बोला जाएगा, वृत्त संचलन। अर्थात इसमें भी गति है, अर्थात ये भी क्या क्रिया है, गतिशील क्रिया है, ये भी कैसी क्रिया है, गतिशील क्रिया है। तो वृत्त संचलन आना साधन में ही है, ध्यान रखना, पर एक मुख्य अंतर है अपर्दन और वृत्त संचलन में। वृत्त संचलन मुख्यतः ग्रेविटी फोर्स के सहारे ही गति करता है, जबकि यहाँ ग्रेविटी फोर्स तो नगण्य होती है, यहाँ मुख्य कारक होते हैं जल, पवने और हिमानी के द्वारा, है ना। तो अपर्दन में तो जल, पवने और हिमानी मुख्य कारक होते हैं जो मलबे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, जबकि वृत्त संचलन में मलबा ग्रेविटी फोर्स के सहारे गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे नीचे की ओर जाएगा। हाँ, कुछ ये सनेक लुब्रिकेंट के रूप में काम कर सकते हैं, जैसे जल हो गया, है ना, पिघला हुआ हिम हो गया, ठीक है, तो ये जल और पिघला हुआ हिम हो गया, ये क्या करेंगे, इसमें लुब्रिकेंट और सनेक के रूप में काम करेंगे, और मलबा है वो ढाल के सहारे आगे जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपके वृत्त संचलन। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, केवल परिचय है, आगे अपन इनको डिफाइन करेंगे सबको, अपक्ष के वापस प्रकार, अपर्दन के प्रकार, वृत्त संचलन के प्रकार। ठीक है, छोटी क्लास है, कंटिन्यू रिदम कोशिश करेंगे, अब डेली क्लासेज आएगी, 2-1 दिन के बीच में छुट्टियां रहेगी, ठीक है। तो क्लास को जाते जाते फिर बताता हूं एक बार, क्या पढ़ा आज अपन ने पढ़ा है अपक्ष है भूआकृतिक प्रक्रिया जो विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूप है, उन पे विभिन्न प्रकार के फोर्सेज लगते हैं, तो उस पे परिवर्तन होता है, कुछ परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं। भू स्वरूप में देखा होगा आपने, पर्वत बनते हुए किसी ने नहीं देखा, है ना, भूकंप आने के बाद सबको पता लगा भूकंप आ गया, अर्थात कुछ परिवर्तन धीरे धीरे हो रहे हैं, कुछ सडनली हो रहे हैं, अचानक, है ना। तो डायस्ट्रफिज्म जो है पटल विरूपणी बल है, इसके अंतर्गत आप देखोगे पटल विरूपणी धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, उसमें महादेशज बल, इपिरोजेनेसिस महादेशज बल और पर्वत निर्माणकारी बल
दो टाइप होते हैं, आकस्मिक चंडली में भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन ये होता है। फिर पटल विरूपणी बल में भी महादेशज और पर्वत निर्माणकारी। महादेशज में भी ऊपरी मुखी और अधोमुखी। ऊपरी मुखी में क्या होता है, भू सतह का या सागरीय सतह का ऊपर उठना, और अधोमुखी में क्या होता है, भू सतह का या सागरीय सतह का नीचे धंसना, ये बल होता है। ठीक है, फिर पर्वत निर्माणकारी में आपके दो बल काम करते हैं, तनाव और संपीड़न। तनाव से क्या होता है, तनाव से होता है पहले झटकन आती है, फिर दरार होती है, दोनों के बीच में भू सतह के बीच में गैप पड़ता है, फिर आपके नई संरचना का निर्माण होता है। जो नई संरचना बनती है उसे बोला जाता है भ्रंश। ठीक है, उसके बाद संपीड़न। संपीड़न आमने सामने जब प्लेटें भिड़ती है तो संपीड़न का निर्माण होता है, संपीड़न की प्रक्रिया होती है, और संपीड़न की प्रक्रिया के फलस्वरूप वलन बनते हैं। बहुत बड़े भूभाग पर है तो उसे समवलन बोला जाएगा, और छोटे से भाग पे तो उसे वलन बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं आकस्मिक बल हो गया। ये तो सारे अंतर्जाल बल है। अंतर्जाल बल क्या करता है, पटल पर विभिन्न प्रकार के भू स्वरूपों का निर्माण करते हैं, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, झीलें हैं, घाटियां है ना, गर्त है, जो भी है सभी प्रकार के स्वरूपों का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर बहिर्जात बल क्या करते हैं, ये बल क्या करते हैं, इन बलों में विभिन्न प्रकार के जो पटल स्वरूप है उन बलों को ये काट छांट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाके जमा करते हैं, और जमा के फलस्वरूप ये क्या करते हैं, सतह को समतल करते हैं। तो ये समतामूलक बल भी कहते हैं, स्वरूपों का समतल करते हैं। कौन कौन से बलों में आपको मुख्य कारक है, जल, दूसरा है पौने, दूसरा है पौने, और तीसरा है हिमानी। तीसरा क्या है, हिमानी। तीसरा है हिमानी, और चौथा है भौम जल। चौथा क्या है, भौम जल। पांचवा क्या है, सागरीय तरंगे, सागरीय लहरें। ये पांच कारक है जो किस में आएंगे, ये कारक किनके हैं, बहिर्जात बल के अंदर आएंगे, और यही कारक विभिन्न प्रकार के स्वरूपों को क्या करते हैं, समतल करते हैं, समाप्त करते हैं। जो भी है, चाहे पर्वत है, पठार है, जो भी है, इनको क्या करते हैं, ये समाप्त करते हैं। अब इसमें भी अगर वापस देखेंगे तो अनाछादन अपन केवल परिभाषा ली है, इसका सेकंड पार्ट और आएगा, उसमें इन सबको डिफाइन करेंगे। अनाछादन में अपवर्तन और वृत्त संचलन तीन सम्मिलित होते हैं। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि वृत्त आपके अनाछादन कौन सा सम्मिलित है, कौन सा नहीं, तो ध्यान रखना अनाछादन में निक्षेपण सम्मिलित नहीं है, निक्षेपण सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ध्यान। तो कौन कौन से सम्मिलित है, तो अपक्षय है, एक अपवर्तन है, वृत्त संचलन है। अपक्षय क्या है, स्थितिक प्रक्रिया है। अपक्षय क्या है, स्थितिक प्रक्रिया है। किसी भी स्वरूप का अपने स्थान पर ही टूटना फूटना अपक्षय कहलाता है। ठीक है, अपक्षय स्थितिक प्रक्रिया है, और वो फिर विभिन्न कारकों के बाद अपक्षय उस स्थान को छोड़ के नीचे जाता है। ये कारक ले जाते हैं उसको, और ले जाके कहीं जहां पर कार्य समाप्त होता है वहां ये कारक क्या करते थे, उनको जमा कर देते हैं। तो ये जमा होता है वो प्रक्रिया कहलाती है निक्षेपण, और ये जो प्रक्रिया क्या कहलाई, वो पहले अपवर्तन है ना, इरोजन, गतिशील। अपवर्तन एक गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, अपक्षय मलबा चला गतिशील होगा तो अपवर्तन, आगे जाके जब गति हो गया निक्षेपण, ये तीनों होगा। नेक्स्ट है वृत्त संचलन। वृत्त संचलन क्या है, वृत्त संचलन वो है स्वरूपों का मलबा, जो भी स्थल स्वरूप है उनका मलबा गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे नीचे की ओर आता है। गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे ढाल का अनुसरण करते हुए नीचे की ओर आता है, उसे बोला जाएगा वृत्त संचलन। ठीक है, ये भी गतिशील प्रक्रिया है। अब इन सभी के लिए जो कारक काम करते हैं वो मैंने बता ही दिया आपको, बहता हुआ जल अर्थात नदियां, बहता हुआ जल, बहता हुआ जल पहला कारक। फिर बताया था पिछली बार, वापस बता देता हूं, तीसरा हिमानी, चौथा है, चौथा क्या है, भौम जल, पांचवा है सागरीय लहरें, सागरीय लहरें। ठीक है, लहरें तरंग में अंतर है, देखेंगे आगे, सागरीय लहरें हैं तरंग। ठीक है, तो ये मुख्य पांच कारक है जो क्या करते हैं, इन इन क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं या इन क्रियाओं को करते हैं। ठीक है, और ये बहिर्जात बल क्या करता है, विभिन्न प्रकार के स्वरूपों को समाप्त करता है, और अंतर्जात बल क्या करता है, विभिन्न प्रकार के स्वरूपों को निर्माण करता है। ठीक है, तो विद्यार्थियों
उम्मीद करता हूँ दोनों चीजें प्रक्रिया दोनों के प्रकार पढ़े। बल क्या करता है, स्वरूपों का निर्माण करता है, बहिर्जात बल उन स्वरूपों को समाप्त करता है। और अब लास्ट में फिर नेक्स्ट तो इसमें अपन इन सबको देखने का पक्ष है, पक्ष के प्रकार निकलने, भौतिक का पक्ष है, रासायनिक का पक्ष है, जैविक का पक्ष है, ठीक है। उसके बाद अपरदन के प्रकार देखेंगे, अपरदन किस वे में होता है, पूरा तो संतुलन को देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आज क्लास यही समाप्त करते हैं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। इस टॉपिक का अगला पार्ट वापस जाते जाते बोलता हूँ, मैं आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से ये पार्ट करवा रहा हूँ। एनसीईआरटी आधारित आरबीसी का जो पार्ट शामिल करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ। आप निश्चिंत होकर पाठों को ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर ले, सब्सक्राइब करोगे तो आपको फायदा होगा, आपको तुरंत मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। तो बने रहे साथ में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।